क्लियर हो रही है चीज, समझ लग रही है? ठीक है, तो बेटे हम पहले जरा कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का एक मीनिंग भी स्लाइड से आपको मैं रीड करवाता हूँ, फिर मैं इसके कुछ फीचर्स आपको रीड करवाऊंगा, फिर मैं एक कंसाइनमेंट और सेल का बेटे डिफरेंस जो है ये आपसे डिस्कशन करूंगा। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। ठीक है जी बेटे, आप स्लाइड पे देखोगे, स्लाइड पे मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट क्या चीज है? कंसाइनमेंट अकाउंट रिलेट्स टू अकाउंट्स। कंसाइनमेंट अकाउंट किस चीज के अकाउंट्स हैं? डीलिंग विद सच बिजनेस वेयर वन पर्सन सेंड्स गुड्स टू अनदर पर्सन। मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट एक ऐसे अकाउंट्स हैं जो किस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाएंगे जिसमें एक पर्सन सेंड्स गुड्स टू अनदर पर्सन। अब जो बंदा गुड्स को सेंड कर रहा है इसको बेटे हम प्रिंसिपल बोलेंगे, और कंसाइनमेंट की लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे? कंसाइनर। मतलब जो पर्सन ऑनर होएगा वो प्रिंसिपल होएगा, और प्रिंसिपल ही बेटे यहाँ पे कंसाइनर है। ठीक है, मतलब वेयर वन पर्सन सेंड गुड्स टू अनदर पर्सन। अनदर पर्सन कौन है यहाँ पे? कंसाइनी। मतलब कंसाइनी एज एन एजेंट, वो एजेंट है जिसको सिर्फ कमीशन से मतलब है। ठीक है, वेयर वन पर्सन सेंड्स गुड्स टू अनदर पर्सन ऑन द बेसिस दैट सच गुड्स विल बी सोल्ड। मतलब अनदर पर्सन को कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स क्यों भेज रहा है, किस पर्पस के लिए? ऑन द बेसिस दैट सच गुड्स विल बी सोल्ड, कि ये गुड्स को अल्टीमेटली आप कंज्यूमर को, कस्टमर्स को सेल करो ऑन बिहाफ ऑफ एंड एट द रिस्क ऑफ द कंसाइनर। मतलब बेसिकली किसके रिस्क पे ये गुड्स सेल होएंगी सारी, और किसके बिहाफ पे बेटा ये गुड्स सारी सेल होएंगी? कंसाइनर के बिहाफ पे। मतलब ये हो गया, अगर बिजनेस का एक्चुअली ऑनर देखा जाए, सारे प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट देखे जाएं, तो वो बेटे किसको बिलोंग करेंगे? कंसाइनर को। ठीक है, कंसाइनी के लिए सिर्फ कमीशन इनकम होती है। ठीक है, नेक्स्ट बेटे हम कुछ फीचर्स की तरफ मूव करते हैं। फीचर्स ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। फर्स्ट नंबर बेटे, द पार्टी विच सेंड्स द गुड्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल, दैट इज कंसाइनर। जो पर्सन गुड्स को सेंड करेगा उसको हम कंसाइनर बोलते हैं, इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल। द पार्टी, सेकंड पॉइंट, द पार्टी टू हुम गुड्स आर सेंट कंसाइनी इज कॉल्ड एजेंट। मतलब जो पार्टी गुड्स को रिसीव करेगी या जिसको गुड्स सेंड की जाएंगी, टू हुम गुड्स आर सेंट, कि जिसको गुड्स सेंड की गई हैं उसको बेटे कंसाइनी बोलते हैं। ही इज आल्सो नोन एज एजेंट एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्लियर हो रही चीज? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। 1872 के अकॉर्डिंगली वहां पे एजेंट एंड प्रिंसिपल की बेटे एजेंसी बिजनेसेस की बहुत सारी प्रोविजंस वहां पे एक सेपरेट चैप्टर भी। ठीक है, कमर्शियल लॉ में आपके। नेक्स्ट बेटे थर्ड पॉइंट को हम पढ़ते हैं जरा। द ओनरशिप ऑफ द गुड्स, दैट इज द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, रिमेन्स विद द कंसाइनर। बेसिकली ये गुड्स का ओनर कौन होएगा? ये प्रॉपर्टी किसकी होएगी? गुड्स बेटे ये कंसाइनर की है। ठीक है, कंसाइनर ही इसका रियल ओनर है। फोर्थ पॉइंट बेटे, द कंसाइनर डज नॉट सेंड एन इनवॉइस टू द कंसाइनी। बेसिकली कंसाइनर कंसाइनी को कोई इनवॉइस नहीं भेजेगा, क्योंकि अभी गुड्स अल्टीमेटली कस्टमर को सेल ही नहीं हुई। ठीक है, इनवॉइस तो तब बनता होता है जब अल्टीमेटली आपकी गुड्स कस्टमर को रिसीव हो जाएं। तो अभी तो सिर्फ आपने सेंड की है कंसाइनी को कि भाई साहब आप देखो हमारी गुड्स को हमारे बिहाफ पे क्या करो, सेल करो। ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी इनवॉइस नहीं सेंड होता, पर हाँ एक परफॉर्मा इनवॉइस जरूर सेंड होता है जो इनवॉइस की तरह आएगा, बट इनवॉइस नहीं है। वो सिर्फ एक इंटीमेशन होती है बेटे कंसाइनी को कि हाँ जी आपने अगर कस्टमर को सेल करनी है तो इस तरह का इनवॉइस बना के सेल करनी है, तभी तो उसका नाम परफॉर्मा इनवॉइस है। ही सेंड्स ओनली ए परफॉर्मा इनवॉइस, ए स्टेटमेंट दैट लुक्स लाइक एन इनवॉइस बट इज रियली नॉट वन। ये इनवॉइस की तरह है बट इनवॉइस नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ कंसाइनी को ये समझाना होता है कि आप जब कस्टमर को सेल करोगे तो आप ऐसा इनवॉइस बना के सेल करोगे। Next, the object of the performa invoice is only to convey information to the consignee regarding particulars of the goods sent। मतलब बेसिकली परफॉर्मा इनवॉइस में ये सारा डाटा होता है कि मैंने जो आपको गुड्स सेंड की हैं उस गुड्स के पर्टिकुलर्स क्या हैं, कौन कौन सी गुड्स मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, उसमें कौन कौन सी साइज़ की शर्ट्स हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन सी साइज़ की टी शर्ट्स हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों की बेटे जो डिस्क्रिप्शन होएगी वो परफॉर्मा इनवॉइस में होएगी। नेक्स्ट बेटे फिफ्थ नंबर पॉइंट, यूजुअली द कंसाइनी रिकवर्स फ्रॉम द कंसाइनर ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम। अगर बिजनेस का ऑनर कंसाइनर है तो फिर कंसाइनी बेटे एक्सपेंसेस को बेयर थोड़ी करेगा। तो एक्सपेंसेस जो भी होंगे कंसाइनमेंट बिजनेस के, अगर कंसाइनी ने पे कर दिए, कंसाइनी ने इनकर्ड कर दिए, तो कंसाइनी वो सारे एक्सपेंसेस कहाँ से रिकवर करेगा? कंसाइनर से बेटे रिकवर करेगा।
ऑन द कंसाइनमेंट, ठीक है जी। दिस हाउएवर कैन बी चेंज बाय एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज। हाँ, अगर उन दोनों में कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है कि जिसमें सारे एक्सपेंसेस कंसाइनी पे करेगा तो फिर हो सकता है कंसाइनी वो एक्सपेंसेस को रिकवर ना करे, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट बिटवीन बोथ पार्टीज। नेक्स्ट बेटे 6th नंबर पॉइंट, इट इज आल्सो यूजुअल for the consignee to give an advance to the consigner in the form of cash or a bill of exchange। नॉर्मली क्या होता है कि जब कंसाइनमेंट बिजनेस में आप किसी कंसाइनी को अपॉइंट करते हो तो वहाँ पे बेटे आप उससे कुछ एडवांस में पैसे लेते हो, वो कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। और वो जो पैसा होएगा वो एडजस्टेड हो जाता है इन फ्यूचर जो भी गुड्स कंसाइनी सेल करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कंसाइनी ने मेरे को 2 लाख रुपया बेटे एडवांस में पैसा दे दिया और कंसाइनी ने मेरी 10 लाख की सेल कर दी, तो इसका मतलब ये है 10 लाख की जो कंसाइनी ने मेरी सेल की है उसमें से अपनी कमीशन को डिडक्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया कमीशन हो गई तो कंसाइनी ने मेरे को 9 लाख पे करना था, जिसमें से 2 लाख रुपया कंसाइनी ने मेरे को एडवांस में पे किया हुआ है, तो फाइनली कंसाइनी मेरे को कितना पे कर देगा, 7 लाख रुपीज़, ठीक है। तो यही पे मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज़ एडजस्टेड अगेंस्ट द 6th नंबर पॉइंट बेटे आपसे डिस्कशन हो रही है, इट इज एडजस्टेड अगेंस्ट द सेल प्रोसीड्स ऑफ द गुड्स, ठीक है। जब भी गुड्स की सेल होएगी उसमें से जो एडवांस का पैसा कंसाइनी क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। जैसे अपनी कमीशन को एडजस्ट करेगा, अपने किए हुए एक्सपेंसेस को एडजस्ट करेगा, ऐसे ही ये एडवांस के पैसे को भी क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। नेक्स्ट बेटे 7th नंबर पॉइंट आप स्लाइड पे देख रहे हो, फॉर हिज वर्क द कंसाइनी रिसीव्स द कमीशन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस सेल। कंसाइनी को बेसिकली इन कंसिडरेशन क्या रिसीव होएगा, गुड्स सेल करने के बदले में क्या मिलेगा कंसाइनी को, बेटे उसको एक कमीशन मिलती है जो किस बेसिस पे कैलकुलेट होती है, ग्रॉस सेल पे बेसिस पे, लरोरी जी, ठीक है। और ये कमीशन बेटे 3 तरह की कमीशन होती है, मैं आपसे टॉपिक नंबर 3rd में इसकी डिस्कशन करूंगा। ऑर्डिनरी कमीशन जिसको हम नॉर्मल कमीशन भी बोलते हैं, डेल क्रेडिटर कमीशन, ठीक है, जो बैड डेट के लॉस को सेफगार्ड प्रोवाइडेड करता है कंसाइनर को, ठीक है। और बेटे एक ओवरहेडिंग कमीशन होती है जो एक्स्ट्रा कमीशन होती है एक्स्ट्रा सेल अमाउंट पे, ठीक है, वो हम करेंगे आपसे डिस्कशन। तो फिलहाल 7th नंबर पॉइंट को मैं यहीं पे पढ़ के छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट बेटे 8th नंबर पॉइंट आप स्लाइड पे देख रहे हो, periodically the consignee sends to the consignor a statement called account sales। अब बेटे ये अकाउंट सेल्स क्या होती हैं, ये अकाउंट सेल्स में एक सारी ना डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। वो डिस्क्रिप्शन में बेसिकली क्या होता है कि जो जो एक्सपेंसेस कंसाइनी ने किए हैं, जो जो कंसाइनी ने कोई भी अपना फॉर एग्जांपल कमीशन हमने कंसाइनी को पे करनी है, या कंसाइनी ने कमीशन ऑन की है, या अनसोल्ड इन्वेंट्रीज रह गई हैं, या एडवांस पेमेंट है, या बैलेंस ड्यू है, ये सारी इंफॉर्मेशन बेटे कहाँ पे होती है, अकाउंट सेल्स में, ठीक है। तो मैं अकाउंट सेल्स की बेटे आपको स्लाइड शो करूंगा अभी मैं। अकाउंट सेल्स बेसिकली एक ऐसा एक परफॉर्मा होता है कि जो बेसिकली कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है कि उसने क्या क्या इस ट्रांजैक्शन में किया है, सेल कितनी है, कमीशन कितनी है, उसमें एडवांस कितना है, कंसाइनी ने कितने एक्सपेंसेस किए हैं, वो सारा बेटे जो डिस्क्रिप्शन होती है ना सारी, वो बेटे अकाउंट सेल्स में होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटे आगे बढ़ते हैं। इट सेट्स आउट द सेल्स मेड बाय द कंसाइनी, द एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर, ठीक है, जो भी उसने एक्सपेंसेस किए हैं, द कमीशन अर्न्ड बाय द कंसाइनी एंड द बैलेंस ड्यू टू द कंसाइनर, ठीक है। तो मैं एक स्लाइड से भी जरा आपको दिखा दूं कि अकाउंट सेल्स में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है। वैसे तो मैंने बोल दी है, पर एक बार फिर भी मैं आपको स्लाइड के थ्रू दिखा देता हूं। कई बार एग्जामिनर सिर्फ अकाउंट सेल्स पे बेटे क्वेश्चन पूछ लेता है कि अकाउंट सेल्स क्या होती है, तो फिर हमें आना चाहिए अकाउंट सेल्स। एन अकाउंट सेल इज द periodically summary statement sent by the consignee to the consigner, ठीक है। एक समरी है जो कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है। इट कंटेन्स डिटेल्स रिगार्डिंग सेल्स मेड, कि कितनी सेल्स कंसाइनी ने की हैं, इसकी इंफॉर्मेशन होएगी। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर, इसकी सारी इंफॉर्मेशन अकाउंट सेल्स में होएगी। कमीशन अर्न्ड, जो कंसाइनी ने कमीशन अर्न की है, उसकी इंफॉर्मेशन अकाउंट सेल्स में होएगी। अनसोल्ड इन्वेंट्रीज लेफ्ट विद द कंसाइनी, कि फाइनली कंसाइनी के पास कितना स्टॉक अनसोल्ड रह गया है, वो स्टॉक है कंसाइनर का है बट अभी किसके पास पड़ा हुआ है, कंसाइनी के पास, ठीक है। किसकी बुक्स में ये कंसाइनमेंट स्टॉक को शो करना है, कंसाइनर की बुक्स में, क्योंकि कंसाइनर इज द रियल ऑनर ऑफ द बिजनेस। बट बेटे किसकी पोजेशन में, पोजेशन मतलब किसके कब्जे में पड़ा होएगा, वो कंसाइनी के कब्जे में पड़ा होएगा, क्योंकि कभी भी वो गुड्स की इन फ्यूचर सेल हो सकती है, ठीक है। तो उसकी इंफॉर्मेशन कंसाइनी को भेजनी पड़ती है।
क्यों भेजनी पड़ती है? क्योंकि कंसाइनर ने वो स्टॉक की वैल्यूएशन करके अपनी बुक्स में वो स्टॉक को कंसाइनमेंट अकाउंट में बेटे क्रेडिट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटे मैं कंसाइनमेंट स्टॉक जब आपसे डिस्कशन करूंगा उसमें मैं ब्रॉड में बोलूंगा। फिर बेटे आप देखोगे ई पॉइंट या 5th नंबर पॉइंट, एडवांस पेमेंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट विद द कंसाइनर, कि कितनी उसने एडवांस डिपॉजिट करवाया था कंसाइनर को, एंड द एक्सटेंट टू विच इट हैज़ बीन एडजस्टेड, कि कितना पैसा उस एडवांस में से उसने एडजस्ट कर लिया। और फाइनली बेटे लास्ट पॉइंट, बैलेंस पेमेंट ड्यू और रिमिटेड, फाइनली उसने कितना उसका बैलेंस निकल रहा है, जो उसने सेल्स में से ये सभी एक्सपेंसेस और एडवांस को और कमीशन को माइनस करने के बाद अपने कंसाइनर को पे करना है, तो वो बैलेंस पेमेंट ड्यू और रिमिटेड, अगर वो पेंडिंग होएगी तो ड्यू होएगी, अगर उसने उसको रिमिट कर दी होएगी मतलब पे कर दी होएगी कैश के थ्रू या बैंक के चैनल के थ्रू, तो बेटे वहाँ पे रिमिटेड वर्ड आ जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बेटे अकाउंट सेल्स में कंसाइनर को मेंशन करके देता है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है, पीरियोडिकल स्टेटमेंट है, हो सकता है 15 दिन बाद, हो सकता है 1 हफ्ते बाद, हो सकता है 1 महीने बाद, हो सकता है क्वार्टरली, हो सकता है हाफ ईयरली, हो सकता है ईयरली। ये कंसाइनर को भेजता होता है। ठीक है, और फाइनली बेटे लास्ट पे एक पॉइंट, इट इज अ समरी स्टेटमेंट एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेल्स अकाउंट। ठीक है, मतलब ये सेल्स और अकाउंट सेल्स में डिफरेंस होता है। सेल्स में तो पूरी ग्रॉस फिगर होती है सेल्स की, बट अकाउंट सेल्स में बेटे ये सारी डिस्क्रिप्शंस होती हैं कि क्या कमीशन है, क्या एक्सपेंसेस हैं, क्या एडवांस था, क्या बैलेंस था। ठीक है जी, ये बेटे अकाउंट सेल्स होती हैं। ठीक है जी बेटे, अब हमने आपसे डिस्कशन की है फीचर्स ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। ठीक है जी, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के फीचर्स क्या हैं और अकाउंट सेल्स क्या होती है। ठीक है, और मीनिंग भी बेटे मैंने आपको समझाया है कि हाँ जी कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है और उसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है। अल्टीमेटली जो ऑनर है ना बिजनेस का, वो कंसाइनर है। ठीक है, कंसाइनी तो सिर्फ एक एजेंट है जिसका काम सिर्फ ये है गुड्स को सेल करना और उसके बदले में कमीशन ले लेनी बस, और सारी इंफॉर्मेशन किसको भेज देनी है? कंसाइनर को। क्लियर हो रही जी? मतलब ये सारा रोल है बस। अल्टीमेटली सारे प्रॉफिट और लॉस, एक ये पॉइंट भी बेटे आप नोट करिए कि फाइनली जो प्रॉफिट और लॉस है ना, इट बिलोंग्स टू द कंसाइनर। मतलब जो प्रॉफिट लॉस होएगा इस कंसाइनमेंट बिजनेस पे, वो बेटे कंसाइनर को बिलोंग करेगा, उससे कंसाइनी को कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो इसीलिए कंसाइनर की बुक्स में, प्रिंसिपल की बुक्स में एक कंसाइनमेंट अकाउंट, जिसको हम मिनी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ रहा है कि कंसाइनमेंट अकाउंट में ये कैलकुलेट किया जाता है कि ये जो कंसाइनमेंट भेजा गया है कंसाइनर ने कंसाइनी को, उसमें से कितना प्रॉफिट अर्न हुआ। क्लियर हो रही चीज? अगर मान के चलो आपने उसको 5 कंसाइनमेंट भेजे हैं, तो कंसाइनमेंट नंबर 1, कंसाइनमेंट नंबर 2, कंसाइनमेंट नंबर 3, कंसाइनमेंट नंबर 4, कंसाइनमेंट नंबर 5, ये 5 कंसाइनमेंट बना के कैलकुलेट किया जाता है कि कौन से कंसाइनमेंट में कितना प्रॉफिट अर्न हुआ। या ऐसे भी हो सकता है कि मेरा लुधियाना में एक कंसाइनी बैठा है, मेरा होशियारपुर में एक कंसाइनी बैठा है, मेरा अंबाला में कंसाइनी बैठा है, मेरा एक न्यू दिल्ली में कंसाइनी बैठा हुआ है। ठीक है, मैं बेसिकली अमृतसर से बिलोंग कर रहा हूँ, कंसाइनर जो है वो अमृतसर में है। ठीक है, कंसाइनी मेरे फॉर एग्जांपल ये 5 सिटीज में है, तो फिर वहाँ पे लुधियाना के कंसाइनी के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट लुधियाना के कंसाइनी का बनाया जाएगा। ठीक है, एक लुधियाना कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा, एक पटियाला कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा, एक न्यू दिल्ली कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा। तो जितने भी मेरे कंसाइनी होंगे ना, उन सभी का बेटे अलग अलग कंसाइनमेंट अकाउंट हम प्रिपेयर करके फाइनली ये वॉच करेंगे कि इस कौन से कंसाइनमेंट से मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, कौन से कंसाइनमेंट से हमें लॉस हो रहा है। जिस कंसाइनमेंट से हमें प्रॉफिट कंसिस्टेंट होना शुरू हो गया, ठीक है, जहां पे हमें लगा कि अब हमारी इतनी सेल हो गई है कि हम अपने एक्सपेंसेस को सारा रिकवर कर पा रहे हैं, तो वहां पे फिर बेटे जो हेड ऑफिस है, मतलब जो अमृतसर में हम बैठे हुए हैं, बिजनेस का ओनर जो कंसाइनर है, वहां पे फिर कंसाइनर ब्रांच ओपन करने का डिसीजन ले सकते हैं। जहां पे उसको लग रहा है कि मेरी अब इतनी सेल हो गई कि मैं अब अपनी ब्रांच ओपन करूं, उसमें मेरे को बेनिफिट है। क्योंकि लॉन्ग टर्म बेटे कंसाइनमेंट बिजनेस, अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म सोचोगे तो कंसाइनमेंट बिजनेस आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि ये हो सकता है कि कल को कंसाइनी आपका कॉम्पिटिटर बन जाए। क्लियर हो रही चीज? तो एक ऐसा ब्रेक इवन पॉइंट आता है, एक ऐसी स्टेज आती है जहां पे आपको डिसीजन लेना ही चाहिए। मैं आपको सिर्फ थ्योरेटिकल स्टडी नहीं करा रहा, मैं आपको बेटे प्रैक्टिकली भी साथ में बताता हूं कि आप ये जो चैप्टर्स पढ़ रहे हो उसका हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कितना रोल है। कि एक ऐसा स्टेज, एक ऐसा ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहां पे आप डिसीजन ले लोगे कि नहीं यार, अब कंसाइनमेंट बिजनेस नहीं, अब हमारी
50 लाख रुपया पर एनम सेल हो चुकी हुई है, अब हम 1 करोड़ की सेल को टच कर चुके हुए हैं, तो अब हम ऐसे करते हैं ब्रांच ओपन करते हैं, क्योंकि ब्रांच में बेटे आपका 100% होल्ड होएगा। ब्रांच में जो आप चाहोगे वो आपकी ब्रांच ही है ना, शाखा है ना आपकी, एक ट्री है, उसकी आपकी आप ट्री के रूट हो। क्लियर हो रही चीज? अगर आपकी ब्रांच है तो फिर आप आपके साथ ही जुड़ी हुई है। क्लियर हो रही चीज? कंसाइनमेंट फिर थोड़ा सा आउटसाइडर हो जाता है। कंसाइनी जो होता है ना वो फिर आपसे थोड़ा सा आउटसाइडर हो जाता है। पता नहीं, हो सकता है आपके प्रोडक्ट को वो फर्स्ट प्रेफरेंस पे बेचे कि ना बेचे। ये इसलिए बहुत लॉन्ग टर्म अगर आप सोचोगे, अच्छी सेल्स अगर आपने करनी शुरू कर दी, देन कंसाइनर विल मूव टू ब्रांच। क्लियर हो रही चीज? समझ लग रही है? तो ऐसे ही बेटे ये चैप्टर्स बनाए हुए हैं कि आपको कंसाइनमेंट का चैप्टर समझाया जाता है, फिर जॉइंट वेंचर का चैप्टर समझाया जाता है, फिर आपको डिपार्टमेंटल के चैप्टर समझाए जाते हैं, फिर आपको ब्रांच समझाया जाता है, और सभी के बाद बेटे हमारा फाइनल अकाउंट्स होता है जो हेड ऑफिस लेवल पे बनता है। तभी तो ये सभी को हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे ही तो ये सारी ये चैप्टर्स हैं। क्लियर हो रही जी? मतलब हर चैप्टर में आप देखोगे ना, ये हमारा जो कोर्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हर चैप्टर में, जैसे हमें +1 में फाइनल अकाउंट्स बना के प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना पड़ रहा था, हमारे को भी पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट लॉस ही कैलकुलेट हो रहा है। आप नॉर्मली आप किसी भी चैप्टर को उठा के देखो, चाहे आप डिपार्टमेंटल को उठा के देखो, चाहे आप ब्रांच अकाउंटिंग को उठाओ, जॉइंट वेंचर को उठाओ, कंसाइनमेंट को उठाओ, तो नॉर्मली बेटे आपको 80% चैप्टर्स ऐसे नजर आएंगे जहां पे मिनी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करके आप प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन ही कर रहे हो। क्योंकि ये सभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अलग अलग तरह के बिजनेस हैं, और अलग अलग तरह के अलग अलग नेचर ऑफ बिजनेस होने के कारण अलग अलग नेचर के क्या बन रहे हैं अकाउंट्स, और अलग अलग नेचर के अकाउंट्स होने के कारण हमें अलग अलग नेचर के क्या बनाने पड़ रहे हैं, चैप्टर्स बना के आपको समझाने पड़ रहे हैं। समझ लग रही है चीज? क्लियर हो रही है? हाँ जी बेटे, अब हम कंसाइनमेंट और सेल में क्या डिफरेंस होता है जरा इसको स्लाइड से रीड करते हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट बेटे कंसाइनमेंट का पहले रीड करते हैं। ओनरशिप ऑफ द गुड्स रेस्ट्स विद द कंसाइनर। बेसिकली कंसाइनर ही यहाँ पे गुड्स का ओनर होएगा टिल द टाइम दे आर सोल्ड बाय द कंसाइनी। जब तक ये गुड्स को कंसाइनी सेल नहीं कर रहा तब तक वो गुड्स का ओनर कंसाइनर ही होएगा। नो मैटर द गुड्स आर ट्रांसफर टू द कंसाइनी। मतलब ये मैटर नहीं करेगा कि गुड्स आपने कंसाइनी को ट्रांसफर की हैं, चाहे गुड्स कंसाइनी के पास पड़ी हुई हैं, जब तक सेल नहीं हो रही उस गुड्स की तब तक बेटे कंसाइनर ही ऑनर है। जब गुड्स की सेल हो जाएगी फिर तो अल्टीमेटली बायर ही ऑनर होएगा। मतलब मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि किसी भी सूरत में कंसाइनी ऑनर नहीं बन सकता गुड्स का, चाहे कंसाइनी की तरफ से अभी गुड्स सेल हुई है, चाहे कंसाइनी की तरफ से गुड्स सेल नहीं हुई। मतलब गुड्स सेंट के बेसिस पे, गुड्स जब कंसाइनर ने कंसाइनी को सेंड की हैं उस बेसिस पे कंसाइनी ऑनर नहीं बनेगा गुड्स का। और बेटे सेल में हम जरा मूव करते हैं। द ओनरशिप ऑफ द गुड्स ट्रांसफर्ड विद द ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर। यहाँ पे क्या होता है, एक बार अगर सेलर से वो गुड्स ट्रांसफर हो गई बायर को तो बायर ही बेटे ऑनर हो जाता है। ठीक है, मतलब सेलर की यहाँ से पोजेशन भी खत्म हो जाती है, ऑनरशिप भी खत्म हो जाती है, और फाइनली उसकी पोजेशन और ऑनरशिप किसको बिलोंग करती है, बायर को। पर कंसाइनमेंट बिजनेस में जब हमने गुड्स सेंड की हैं तो ऑनर भेजने वाला कंसाइनर ही है, कंसाइनी को ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, बट सेल में जैसे ही गुड्स सेंड की तो बेटे ऑनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगी, और ऑनरशिप किसको बिलोंग करेगी, बायर को। बेटे सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। द कंसाइनी कैन रिटर्न द अनसोल्ड गुड्स टू द कंसाइनर। अगर कोई गुड्स अनसोल्ड रह गई हैं बीच में तो वो कंसाइनी रिटर्न कर देगा। किसको रिटर्न करेगा, कंसाइनर को। ठीक है, क्योंकि ऑनर कौन है गुड्स का, ऑनर तो गुड्स का कंसाइनर है, तो फिर अनसोल्ड स्टॉक भी बेटे कंसाइनर को ही बिलोंग करेगा। और सेल के केस में गुड्स सोल्ड आर द प्रॉपर्टी ऑफ द बायर। ये गुड्स जो एक बार सेल हो चुकी हैं ये बायर की प्रॉपर्टी है, एंड कैन बी रिटर्न ओनली इफ द सेलर एग्रीज। तो ये तभी रिटर्न होएंगी अगर सेलर एग्री होएगा। अगर सेलर कहेगा कि मैंने एक बार गुड्स रिटर्न सेल की हुई रिटर्न नहीं लेनी, तो वहाँ पे फिर ये रिटर्न गुड्स नहीं हो सकती। ठीक है, कई बार आप जाते हो ना किसी शॉप पे तो वहाँ पे लिखा होता है कि नो रिटर्न नो एक्सचेंज। तो इसका मतलब ये है एक बार जो गुड्स सेल हो गई वो रिटर्न और एक्सचेंज नहीं की जाएगी। ठीक है, तो डिपेंड्स अपॉन दी सेलर विल, कि सेलर अगर चाहे तो वो गुड्स रिटर्न आपकी एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज अगर नहीं चाहेगा तो गुड्स रिटर्न जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट बेटे थर्ड पॉइंट, कंसाइनर बेयर्स द लॉस ऑफ गुड्स हेल्ड विद द कंसाइनी। बेसिकली यहाँ पे अगर गुड्स का कोई लॉस हो गया तो वो बेटे कंसाइनर को बिलोंग करेगा, क्योंकि कंसाइनर इज द रियल ऑनर ऑफ द बिजनेस और गुड्स।
तो बेटे सेल के केस में इट इज द बायर हु विल बेयर द लॉस इफ एनी आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स। एक बार गुड्स की अगर ट्रांसफर हो गई, सेल हो गई, तो अगर गुड्स में कोई भी लॉस होएगा, ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट हो, लॉस बाय फायर हो, कुछ भी हो, तो वो बेटे बायर को बिलोंग करेगा, उसका सेलर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर कंसाइनमेंट बिजनेस हुआ, कंसाइनमेंट बिजनेस में अगर कंसाइनी से गुड्स लॉस्ट हो गई, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, तो वो बेटे कंसाइनर का लॉस होएगा, कंसाइनी का नहीं होएगा। सेल के केस में वो लॉस बायर का होएगा, सेलर का नहीं होएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटे फोर्थ पॉइंट, द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसाइनर एंड द कंसाइनी इज दैट ऑफ ए प्रिंसिपल एंड एजेंट। कंसाइनर और कंसाइनी का जो रिलेशन है वो प्रिंसिपल एंड एजेंट का है। पर बेटे वहां पे सेल के केस में द रिलेशनशिप बिटवीन द सेलर एंड द बायर इज दैट ऑफ क्रेडिटर एंड डेटर। मतलब अगर क्रेडिट सेल्स होती हैं या क्रेडिट परचेजेस होती हैं, वहां पे डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप होता है, एक ने पैसे लेने होते हैं, एक ने पैसे देने होते हैं। ठीक है। बट कंसाइनमेंट बिजनेस में प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप है। और फाइनली बेटे फिफ्थ पॉइंट, एक्सपेंसेस डन बाय द कंसाइनी टू रिसीव द गुड्स and to keep it safely are borne by the consigner unless there is any other agreement। इसका मतलब ये है कि कंसाइनी अगर कोई भी एक्सपेंसेस इनकर्ड करेगा कंसाइनर के बिहाफ पे, तो वो सारे एक्सपेंसेस बेटे कंसाइनर को लाइबल होएगा, कंसाइनर को बेयर करने पड़ेंगे, उसका कंसाइनी से कोई लेना देना नहीं है। कंसाइनी वो पैसे की रिकवरी कहाँ से कर लेगा? कंसाइनर से। बट सेल के केस में एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द बायर आर टू बी बोर्न बाय द बायर इटसेल्फ आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स। मतलब अपना सेल के केस में एक बार अगर गुड्स की ट्रांसफर हो जाती हैं, उसके बाद उस गुड्स के ऊपर कोई भी एक्सपेंसेस हुए तो वो बेटे बायर को बिलोंग करते हैं, उसका सेलर से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कोई वॉशिंग मशीन लेने गए इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में, तो वो वॉशिंग मशीन एक बार उसने आपको सेल कर दी, उसके बाद आपकी टेंशन है कि उस वॉशिंग मशीन को आपने अपने घर तक कैसे लेके आना है, उसका कितना कैरियज पे करना है, तो वो बेटे बायर की टेंशन होएगी, सेलर की, इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप वाले की टेंशन नहीं है। ठीक है। तो ये बेटे हमारा डिस्टिंक्शन था, कंसाइनमेंट और सेल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा कि कंसाइनमेंट और सेल बोथ आर डिफरेंशिएट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है। और आपको बेटे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि कंसाइनमेंट और सेल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है जी। यहाँ पे बेटे मेरा टॉपिक नंबर 1 आपसे डिस्कशन कंप्लीट हुई है। अब हम मूव करेंगे बेटे टॉपिक नंबर 2 की तरफ, वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, दैट इज नोन एज दी